सरकार आजकल सौर ऊर्जा के लिए उपदान दे रही है। सौर ऊर्जा के प्लांट लगाकर आसपास अपने क्षेत्र में बिजली बेची जा सकती है, जिससे वो आत्मनिर्भरता प्राप्त कर सकें। एक खेती के ऊपर ही नहीं, क्योंकि आकस्मिक कुछ नहीं पता होता, कब ओलावृष्टि हो जाए, कब आंधी से फसल तबाह हो जाए, तो किसान जो है 6 महीने के बाद बेचारा हाथ मलता रह जाता है। इसके अलावा मेरा फोकस जो है वो फार्मिंग। आजकल सरकार पोल्ट्रीज़ के लिए उपदान दे रही है, फिशरीज़ के लिए उपदान दे रही है। मछली के कुछ प्लांट मेरे इलाके में बहुत लार्ज स्केल के प्लांट लग चुके हैं, तैयार हो चुके हैं, जिनमें से एक प्लांटर हमारे बीच में ही बैठा है। तो उसका 1 करोड़ का प्लांट जो है वो स्थापित हो चुका है और वो धीरे धीरे अपनी आय में इजाफा करेंगे और अन्य भी 25-30 लोगों को उन्होंने रोजगार मुहैया करवा रखा है। चलिए जगदीश जी, आपने अपनी बातचीत कह दी है। 5 मिनट का वक्त था सर, कंप्लीट हो चुका है। थैंक यू। थोड़ा वक्त आपके पास और है, 1 मिनट से भी कम का वक्त। इसके अलावा औद्योगिक क्षेत्र में हमारे पांवटा शहर के अंदर या गांव के अंदर आज बड़ी प्रतिभाएं हैं, जिन्होंने बहुत उच्च शिक्षा ग्रहण कर रखी है, लेकिन बेरोजगारी के वजह से आज वो बेचारे घर में ही कैद होकर रह गए हैं। अभी सरकार ने बेरोजगारी भत्ता शुरू करने जा रही है, लेकिन उसमें भी एक शर्त लगा दी है कि इनकम जो है 2 लाख से कम होनी चाहिए। तो कुछ तो उस लाभ को ले जाएंगे, कुछ उससे वंचित रह जाएंगे। तो हमारा प्रयास रहेगा कि ये जो उद्योग है इनके अंदर योग्यता के अनुसार लड़कों लड़कियों को रोजगार मुहैया कराएंगे। तालियों से सबका हौसला अफजाई करेंगे। धन्यवाद। इसके बाद हमने कहा भी था कि हमने युवा पीढ़ी श्री हर्ष गोयल जी को आमंत्रित किया था उनके विचार और योजना को सुनने के लिए, और वो हमारे बीच नहीं आ सके। कारण कुछ भी हो सकता है। साथ ही तपेंद्र सिंह सैनी जी को भी हमने इनवाइट किया था, शायद बिजी शेड्यूल के चलते वो भी हमारे बीच नहीं पहुंच सके। सबसे पहले मैं इस गुरु की धरती पर को नमन करता हूं। आज जो ये सिरमौर मंच की तरफ से ये जो आज यहाँ कंपटीशन हुआ, जो इन्होंने यहाँ ऑर्गेनाइज कराया, उसके लिए भी मैं इस मंच को एक अपनी ओर से बधाई देता हूं कि इन्होंने हिमाचल में सबसे पहले ये मंच तैयार किया। आज इसके बाद मैं सबसे पहले आप लोगों ने मुझे जो 4 साल विधायक हुए बनाए हुए हैं, उसके लिए मैं आपको सबका धन्यवाद करना चाहूँगा। इन 4 सालों में जब हमने आप लोगों ने मुझे विधायक चुना, इन 4 सालों में जो हमने काम किए, जो हमने आप लोगों से वायदे किए थे चुनाव में, वो हमने 100% वायदों को पूरा किया। ये सबसे पहले मैं आप लोगों को यहाँ बताना चाहूँगा, जिसका सबसे पहले जिस ग्राउंड में आप लोग बैठे हैं, इससे पूर्व विधायक जो हमारे यहाँ रहे, उन्होंने 20 ही वायदे यहाँ हमारे नौजवानों से किए। मुझे भी कई बार यहाँ विधायक बनने से पहले यहाँ के क्रिकेट के टूर्नामेंट को, वॉलीबॉल टूर्नामेंट को ओपनिंग करने के बुलाया गया, तो मैंने भी उनसे वायदा किया था। आते ही मैंने सबसे पहले इस ग्राउंड को लेवल कराया और इसमें अच्छी ग्रास लगाकर और चारों तरफ ये जो हाई मास बीम लाइट लगाकर ये जनता को समर्पित की। ये एक हमारी बहुत बड़ी उपलब्धि है। आप स्वास्थ्य विभाग की अगर बात करें, एक बहुत बड़ी सुंदर बिल्डिंग बनाकर ये यहाँ पर तैयार करके लोगों को समर्पित की, और इसमें हमने हर पल कोशिश की यहाँ हर सुविधा यहाँ मिले। यहाँ जो गवर्नमेंट के स्तर से राजा वीरभद्र सिंह सरकार की तरफ से जो 56 दवाइयाँ फ्री मुफ्त मिलती हैं, वो यहाँ हमने एक हमारी सरकार की, हमारे जैसे मैं एसोसिएट मेंबर सरकार का हूँ, राजा वीरभद्र सरकार का हूँ, उनके आशीर्वाद से दवाइयाँ यहाँ फ्री मिल रही हैं। और अभी अभी यहाँ जो नक्शा बना था इसका, उसमें जो ये पहाड़ के हिसाब से नक्शा बना था, वो ओपीडी होती है, वो फर्स्ट फ्लोर पे है, तो मरीजों को उस पर चढ़ने में बड़ी दिक्कत आती है। उसके लिए लिफ्ट का और एक जनरेटर का अभी मैंने विधानसभा में क्वेश्चन उठाकर कौल सिंह जी हमारे मिनिस्टर हैं, उनसे यहाँ उसको कराया, और ये जल्दी ही उसका आपका टेंडर लगेगा और ये लिफ्ट और
जनरेटर यहाँ लग जाएगा। और मैं भी 10-15 दिन में हॉस्पिटल में चक्कर लगाता हूँ और जो वहाँ डॉक्टरों से बात करता हूँ, मरीजों से बात करता हूँ, जो भी वहाँ कमी होती है डॉक्टरों से संग बैठकर उस कमी को वहाँ पूरा करते हैं। इस अगर एजुकेशन की बात करें, जितने भी यहाँ हाई स्कूल अपग्रेड होने थे सीनियर सेकेंडरी में वो हमने किए, जो हाई स्कूल अपग्रेड होने थे उनको हमने किया, जो प्राइमरी से मिडिल स्कूल अपग्रेड होने थे उनको हमने किया। हम पीडब्ल्यूडी की बात करें, पीडब्ल्यूडी में आप देख रहे हैं बरसात के बाद सड़कें खराब हो जाती हैं, और आज मैं दावे के साथ कहता हूँ किसी भी कोने में चले जाए, कोई भी सड़क हो, उन सब पे काम स्टार्ट हो गया है। और जहाँ तक भविष्य में जो हमारी बात है, जहाँ हमारे नौजवान जो हमारे साथी हैं उनके लिए हमने जो बात सोची है, उनको नो डाउट हमने फैक्ट्रियों में उनको नौकरियां दिलाई। और आपको सर मैं आपको रोकना चाहूंगा, आपके 4 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं, आपके पास सिर्फ 1 मिनट बाकी है। हम ये जानना चाहते हैं कि आगामी जो चुनाव है उसमें इन 4 मुद्दों को लेके आपके पास क्या कोई योजना है, आप वो 1 मिनट के अंदर सर रख सकते हैं। सबसे पहले नौजवानों को स्थापित करने की बात कहूँगा, नौजवानों को उनके पाँव पे खड़े करने की बात कहूँगा, और हमने किया भी है और आगे भी इसको करेंगे। और जो हमारा ये गुरु की धरती है, गुरु की नगरी है, इसको एक पर्यटन स्थल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जो हमारे लोकल इंडिया से नहीं विदेशों से भी जो लोग यहाँ आते हैं, उसके लिए हमने जो हमारा यमुना घाट है उसके लिए भी हमने अभी स्पोर्ट्स यहाँ वाटर स्पोर्ट्स की यहाँ हम सोच रहे हैं। इसको अभी हमने 10 लाख रुपए रिलीज राजा साहब से कराया, जो हमारे हर साल यहाँ नौजवान जिनकी डेथ होती है उसके लिए हमने सैंक्शन करा। और भविष्य में यहाँ स्पोर्ट्स की जो हमारा इसको शुरू करवाने जा रहे हैं उसकी योजना मेरे दिमाग में है। और इसके साथ साथ जो हमारा एक पहला पार्क यहाँ अभी सैंक्शन हुआ कर्नल शेरजंग नेशनल पार्क के नाम से, उसमें भी हम यहाँ जो हमारे पर्यटक आएंगे उनको वहाँ घुमाने की, उनको ठहरने की वहाँ सुविधा देंगे। ये पर्यटक के उसमें हमारे भविष्य में ये मेरा प्लान है। और जहाँ तक कृषि की विभाग की बात करूँ, कृषि विभाग बीच मेरा छूट गया था, जो एक यहाँ का महत्वपूर्ण विभाग है कि यहाँ पर हमने 250 करोड़ की एक टर्मिनल मंडी यहाँ लाकर दी है, जिससे किसानों को जो फायदा होगा वो होगा। उसके साथ साथ जो हमारे नौजवान हैं उनको भी रोजगार मिलेगा। जो हमारा मेन मुद्दा यहाँ का गन्ना का क्रॉप की बात आती है, जो हम डोई वाला यहाँ भेजते हैं, लोगों को बड़ी परेशानी यहाँ आती है, उसके लिए छोटे छोटे लघु उद्योग, छोटे छोटे क्रैशर गन्ने के लगाकर नौजवानों को देंगे, उनको रोजगार के लिए देंगे, ताकि वो वहाँ गुड़ और शक्कर बनाए और उस गुड़ और शक्कर को इस मंडी में हम यहाँ उसको खरीदेंगे और उसका एक्सपोर्ट साउथ में करेंगे। ये भविष्य की मेरे नौजवानों के लिए। तब तक अपनी आवाज लाइव इंटरेक्शन 2017 का जो चुनाव विगुल बजने वाला है। अब मैं सीधे सवालों पे आना चाहूंगा, क्योंकि आपके जो चहेते नेता हैं उन्होंने अपनी आगामी योजनाओं के ऊपर प्रकाश डाल दिया है। अब देश, मैं सबसे पहले मदन सर के पास जाना चाहूंगा। मदन सर, आपसे मेरा सबसे पहला सवाल, सरकारी स्कूलों की अगर बात की जाए तो वहां पे जो है बच्चों की संख्या लगातार कम हो रही है, और प्राइवेट स्कूलों की अगर बात की जाए तो वो संख्या बढ़ रही है। और दूसरी बात, एक सर्वे हमने किया था अभी पिछले 10 दिन पहले, उसमें एक बात निकल के सामने आई है, प्राइवेट स्कूलों में जो फीस है वो आम आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता है। तो सरकार कुछ ऐसी कानून बनाए कि वो सबके लिए इक्वल हो। इसके बारे में आपका क्या कहना है सर? अमित जी, जो मेरे पास सॉल्यूशन में कुछ दिखता है, जो इंस्टेंट सॉल्यूशन जो है वो ये है कि जैसे यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, तो उसमें मैं ये चाहूँगा कि अभिभावक और स्कूल प्रबंधन, स्कूल के मालिकगण, वो बैठ के बात करके और इस मसले को सुलझाएं, ताकि बच्चों का भविष्य भी खराब ना हो और सुचारू रूप से पढ़ाई की जा सके। और मेरा ऐसा मानना है। चलिए अवधेश जी, थैंक यू सो मच। सर, हमने एक सर्वे किया हेल्थ में भी, उसमें हमारे सामने एक मेजर प्रॉब्लम हमें नजर आई, और भी है, काफ़ी भी है। एक हमें ये दिखा कि मरीजों का और उनके अभिभावकों का यही कहना है कि अगर कोई मरीज हॉस्पिटल के अंदर आता है तो उससे एक सही तरीके से ट्रीटमेंट नहीं मिलता है। दवाइयाँ अगर लिखी जाती हैं तो वो उसे बाहर से लानी पड़ती है, टेस्ट करवाना पड़ता है तो उसे बाहर से करना पड़ता है। इसका सॉल्यूशन सर क्या है आपकी नज़र में? जो फ्री गवर्नमेंट ने दी हैं, हिमाचल गवर्नमेंट ने, उसके बारे में मैं हमेशा उस सेंटर पे जाता हूँ जहाँ ये दवाइयाँ रखी होती हैं, और पर्टिकुलर उन दवाइयों को देखता हूँ कि वहाँ दवाई कोई कमी ना हो।
मैं आज भी बात की है डॉक्टर सहगल से, उन्होंने कहा मैंने कोई कमी हो दवाई के बताएं, उन्होंने कहा कोई कमी नहीं, हमने जो कमियाँ थी हमने परसों ही दवाइयाँ मंगाई हैं, उनको पूरा किया है। और जहाँ तक बाहर से दवाई लिखने की बात आती है, उसमें मैंने डॉक्टरों से सख्त हिदायत दे दी है कि बाहर से कोई दवाई ना लिखें। अगर मरीज खुद अपने आप बोलता कि बाहर से दवाई दें तभी आप उसको बाहर का प्रिस्क्रिप्शन दें, अदरवाइज उसमें ना उसको प्रिस्क्रिप्शन दें। सर एक भावुक सवाल भी इसमें आया था कि अगर कोई पेशेंट बाहर से आता है तो स्टाफ अच्छे से ट्रीट नहीं करता है, सही जानकारी नहीं दे पाता है, इसके लिए सर क्या 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 होना चाहिए सुझाव? उसमें मैंने ऑलरेडी डॉक्टरों से डिस्कस किया, सीएमओ को बुलाया, उनके साथ मीटिंग की। नो डाउट कभी रात में डॉक्टर नींद में भी होते हैं, मैं मानता हूँ वो भी एक इंसान है, तो कई दफ़ा बदतमीजी हो जाती है, कभी पेशेंट की तरफ से हो जाती है, कई दफ़ा डॉक्टर की तरफ से होती है। मैं मानता हूँ पेशेंट ऐसा आदमी आता है उसको तो बदतमीजी भी कर दे तब भी डॉक्टर को उसको सहन करनी पड़ती है, क्योंकि आज के दिन भगवान के बाद डॉक्टर ही मरीज के लिए भगवान होता है। मैंने उनको बीच में सबको बैठा कर मीटिंग ली है, भविष्य में ऐसा ना हो, मैं हमेशा उसके पर नज़र रखूँगा और ऐसा नहीं होगा। जी अमित जी, युवा है और हिंदुस्तान को जो है एक कृषि देश कहा जाता है, आपके हिसाब से हम पौड़ा साहिब के युवा जो बेरोजगार हैं उन्हें खेती की तरफ कैसे अग्रसर कर सकते हैं या जोड़ सकते हैं? युवाओं के लिए मेरा यह सुझाव रहेगा कि वो अधिकतर नौकरियों के पीछे ना भागें और कृषि से संबंधित, जैसे अभी मैंने पहले भी बताया था, मछली पालन, उसके लिए सरकार 50% से अबव